अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इट्स निसार शेरपाव एंड फेस माय प्रोफेशन। तो आज है हमारा बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक है और स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता है कि एक शॉर्ट वीडियो इसके लिए बनाऊं। तो टॉपिक है एनर्जी इन द प्रोजेक्टाइल, राइट। और इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि प्रोजेक्टाइल जब फायर होती है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है और मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल कितनी होती है, काइनेटिक कितनी होती है। तो एक पॉइंट शॉर्टकट अपने जहन में बिठाइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक्चुअली हम इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन एक्चुअली ये दो मोशंस का कम्बिनेशन है और दोनों मोशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन है। ये दो मोशंस है, एक है एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है वाई एक्सिस में ट्रांसलेशनल मोशन। और दोनों मोशन जो है एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। जब दो मोशंस को हम इकट्ठा कर दे एक ही बॉडी पे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि ये चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, इट मींस इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेपरेटली ट्रांसलेटरी मोशंस। एक ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये है, एक ये है, लेकिन इस डायमेंशन में जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन होगा और ये वाला जो मोशन है ये क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब इसमें बॉडी फ्री फॉलिंग करेगी और इसमें फ्री फॉलिंग नहीं करेगा। मतलब इसी डायमेंशन में बॉडी पे फोर्स होगा, इसी डायमेंशन में बॉडी पे फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में मेरा कंसेप्ट ये है और स्टूडेंट को भी ये मैं बताना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की या पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। समझ आ रही है? मतलब है कि यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल आपने फायर करना हो तो इधर ही आपने डिसाइड करना होता है कि मैं इस बॉडी को इस डायरेक्शन में कितनी एनर्जी दे रहा हूँ और इस डायरेक्शन में कितनी एनर्जी दे रहा हूँ। ये इब्तिदा से ही स्टार्ट से ये डिसाइड किया जाता है, राइट। अब देखो इसी डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी आपने बॉडी को दी, चूंकि ये 2 डिफरेंट मोशंस है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो मोशन से रिलेटेड है। समझ आ रही है ना? तो इसी डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो वैसी के वैसी रहती है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जब फोर्स ना हो तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब चेंज नहीं आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है इसी डायरेक्शन में। तो मतलब है इसी डायरेक्शन में या इस डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल कुछ काम नहीं करता। क्लियर हुई? अगर काम करता तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम इसी डायमेंशन में जो काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंज आ जाता। अगर हम बशर्ते कि अगर हम ये रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। दूसरे इसी डायमेंशन में यहाँ भी जो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को दी जाती है एट द सेम टाइम, तो ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है ये जो ही बॉडी हाइट पे चली जाती है तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जब क्योंकि इसी डायरेक्शन में बॉडी पे एक डाउनवर्ड फोर्स होता है, बॉडी पे ग्रेविटी जो है नेगेटिव काम करता है। जब नेगेटिव काम बॉडी पे होगा तो क्या होगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा नए तरीके नए अंदाज से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सपोज वी हैव प्रोजेक्टाइल। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम दी। मैं मोमेंटम की ज़ुबान में इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो तो स्केलर है तो उसकी कंपोनेंट कहाँ से आ गई, तो इसलिए मैं मोमेंटम से शुरू करना चाहूँगा। तो इसी डायरेक्शन में हम बॉडी को मोमेंटम देते हैं और ये मोमेंटम होता है पी आई, इसी डायरेक्शन में खास डायरेक्शन में, राइट। तो मोमेंटम जो एक वेक्टर है, मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। एक कंपोनेंट ये बनता है जो कि पी आई एक्स है, इसी डायरेक्शन में मोमेंटम, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो पी आई वाई है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? और जब भी बॉडी की मोमेंटम होती है तो याद रखिएगा कि मोमेंटम 2 बातों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी पे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारे पास इस तरह होता है काइनेटिक और मोमेंटम एनर्जी की, मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की। मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। ये एक रिलेशन है, आप इसे मालूम कर सकें। या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो जब भी मोमेंटम होता है बॉडी के साथ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये जो मोमेंटम है ये
ये मोमेंटम, तो इसके साथ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह लिखेंगे 2m मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी क्या, x अंडर द रूट। ये यहाँ पे x मैंने क्यों लिया, ये याद करो और उस पर सोचो कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड मोशन है, 2 मोशंस का कॉम्बिनेशन है। तो इसी डायरेक्शन में जब मोमेंटम हो तो ये भी नोट कीजिएगा कि इसी डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इस तरह इसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है, जो अपवर्ड मोशन है, तो वो है हमारे पास क्या, 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल y, ये काइनेटिक एनर्जी इसी मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में बॉडी में तो फोर्स है ही नहीं, जब फोर्स नहीं है तो ये जो मोमेंटम है ये भी कांस्टेंट रहता है, कुछ चेंज नहीं आ रहा। कि जब बॉडी की फोर्स ना हो तो मोमेंटम में चेंज नहीं, जब मोमेंटम में चेंज नहीं आता तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आता। क्लियर। लेकिन इसी डायरेक्शन में जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स होता है इस तरह, और ये फोर्स आपको पता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mg के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ही बॉडी ऊपर चलने लगता है तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स होता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ को हमको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी मोमेंटम में चेंज आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, राइट। तो इस साइड पे जो मोमेंटम है इसमें चेंज आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। नाउ इन एक्स एक्सिस, इसी प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं, इन एक्स एक्सिस मोमेंटम पी आई एक्स इज इक्वल टू एम वी आई एक्स। क्लियर, ये तो वेक्टर फॉर्म है, हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि एम वी आई एक्स किस चीज के बराबर होता है, वी आई काज थीटा। तो ये हमारे पास ये मोमेंटम। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब देखो, तो इसी के साथ एनर्जी जो रिलेटेड है वो ये है, ये एनर्जी रिलेटेड है। तो यहां पे पुट करें, बट एनर्जी रिलेटेड टू पी आई एक्स, पी आई एक्स यानी मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, इसके साथ कितनी एनर्जी रिलेटेड है ये हमको पता है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। तो 2m काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एम वी आई काज थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, सारी स्क्वायर ले लें, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये 2m काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू m स्क्वायर वी आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये m इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m वी आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी आई स्क्वायर का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी आई एक्स यानी काइनेटिक एनर्जी टू द प्रोजेक्टाइल इन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी काज स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन की तरफ अगर आप देखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, ये काइनेटिक एनर्जी जो इब्तिदा में दिया गया है टोटल काइनेटिक एनर्जी, जिसका कुछ पार्ट जो है इसी डायरेक्शन में चली जाती है, कुछ पार्ट इसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा है। क्लियर। तो ये सारी बातें कांस्टेंट है। इब्तिदा में जिस एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया वो एंगल तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट का मेरा मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे एंगल दिया गया इसको वही एंगल है, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है अलोंग एक्स एक्सिस विद द प्रोजेक्टाइल ये कांस्टेंट रहती है। और दूसरी बात ये है कि कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि इस पे कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स होता ही नहीं। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ना हो तो इस काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज नहीं आता। जब चेंज नहीं आता तो जहां भी आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस डायरेक्शन विद द प्रोजेक्टाइल, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन।
वो कांस्टेंट रहती है। इसी काइनेटिक एनर्जी का याद रखिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी के इसी काइनेटिक एनर्जी का डाउनवर्ड के साथ कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब देखो ये कांस्टेंट रहती है, ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि कांस्टेंट है। ये जहां भी आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, या चाहे आप इधर ले लें, इधर ले लें, या इधर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आई एक्स के बराबर, जिसकी वैल्यू स्टार्ट से डिसाइड की गई है इसी एंगल के बेस पे। ठीक, अच्छा, अब ये कांस्टेंट रहती है तो हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, सिंस यही कंटिन्यू करेंगे, सिंस there is no horizontal force नहीं है, that is why change in momentum along x axis with time is equal to force along x axis, और ये फोर्स जो है ये जीरो है। इस डायरेक्शन में किसी किस्म का फोर्स नहीं, फोर्स अगर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्लियर? और इसका चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये किस चीज के बराबर होता है? मोमेंटम फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस माइनस मोमेंटम इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम एंड इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें तो पी एफ ऑफ एक्स माइनस पी आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एफ एक्स इज इक्वल टू पी आई एक्स। मोमेंटम कांस्टेंट है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। जब भी मोमेंटम कांस्टेंट हो, ठीक है, तो इसी मोमेंटम से हमारे पास क्या वैल्यू आया था? ये वैल्यू। ठीक है, तो जब मोमेंटम ये हो तो मतलब है दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो कभी चेंज नहीं होती जब तक कि कोई और फोर्स जैसा कि ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम इंक्लूड ना कर दें। ठीक है, अब बारी आती है जो वर्टिकल मोमेंटम है और वर्टिकल एनर्जी है। ठीक है, वो कैसे होगा? देखिए जी, हमारे पास देखिए फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन क्या होता है? पी आई वाई इज इक्वल टू एम वी आई वाई। समझ आ रही है ना? क्योंकि मोमेंटम जो है वो पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर है। अगर ये आई है ये भी आई होगा, मास तो कांस्टेंट है। अगर ये वाई है तो यहाँ भी वाई लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, इनिशियल पी आई वाई इज इक्वल टू एम वी आई वाई किस चीज के बराबर हो गया? वाई वी आई साइन थीटा। क्लियर? और इधर हमने लिखा था कि ये किस चीज के बराबर है? 2m काइनेटिक एनर्जी y अंडर द रूट, इस चीज के बराबर है। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, 2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अलोंग y एक्सिस, m ये अंडर रूट है, m वी आई साइन थीटा, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। 2m काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर से के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये m स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये m के साथ 2 उधर लेके जाएं, काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस एट द बिगिनिंग स्टार्ट पे 1/2 m वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किस चीज के बराबर है? ये इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात? अब अगर इस काइनेटिक एनर्जी की तरफ आप देखें तो ये साइन थीटा के साथ इसका रिलेशन है। ठीक है, ये भी थीटा डिपेंडेंट है, वो भी थीटा डिपेंडेंट था, cos स्क्वायर उसके साथ cos स्क्वायर था। क्लियर हुई बात? तो ये मतलब, मेरी बात का ये मतलब है कि ये जो आप प्रोजेक्टाइल को जो यानी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे
या हाइट पे जाने पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी ये ऑलरेडी डिसाइडेड किया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये है। अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज को, पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल को इसको अगर पोटेंशियल में आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपने थोड़ा न्यूटन सेकंड लॉ को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स वो आपको पता है, बाय न्यूटन लॉ फॉर यानी चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में जो चेंज आ जाता है वो इस चीज के बराबर। अब देखो ये जो फोर्स है ये प्रोजेक्टाइल पे डाउनवर्ड होता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। जब फोर्स मोशन के खिलाफ और मोमेंटम अपवर्ड है इसके खिलाफ हो तो याद रखिएगा कि मोमेंटम में डिक्रीज आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंटम है वो है चेंज इन मोमेंटम। चूंकि हम वर्टिकल की अब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आई वाई लिखेंगे और यहाँ पे वाई लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स तो कांस्टेंट है इनिशियल और फाइनल, इसके लिए हम नहीं लिख सकते क्योंकि प्रोजेक्टाइल के दौरान हम ये फोर्स कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक काम करिए जी लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगी कि ये कौन सा फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो चेंज मोमेंटम में आती है तो वो कैसे होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब देखो ये किस चीज के बराबर है, डेल्टा पी आई इज इक्वल डेल्टा टी, दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें, एफ ग्रेविटेशनल अलोंग वाई इनटू डेल्टा टी, क्लियर हुई बात। अब देखो ये मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम मींस पी एफ वाई माइनस पी आई वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इनटू, और मैक्सिमम हाइट तक बॉडी जाने में कितना टाइम लेता है ये आपको पता ही है, हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। और अगर आपको पता नहीं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है वो आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये किस चीज के बराबर, ये टाइम टू द मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल, ये वही वैल्यू है। पी एफ वाई माइनस पी आई वाई इज इक्वल टू, और ये किस चीज के बराबर है, एम जी के। तो अच्छा ये माइनस एम जी एम टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, क्लियर। ये अब हम जी के साथ कैंसिल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे इसमें एक मकसद है, ठीक है। अब देखो जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो प्रोजेक्टाइल का जो मोमेंटम है, वर्टिकल मोमेंटम, वो कंप्लीटली जीरो हो जाते हैं क्योंकि बॉडी मजीद ऊपर जाता नहीं, वहाँ पे उसके जो वर्टिकल वेलोसिटी है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो जीरो हो जाते हैं। जब जीरो हो जाते हैं तो ये मोमेंटम जीरो, माइनस पी आई वाई माइनस एम जी इनटू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो माइनस तो माइनस के साथ चले गए, पी आई वाई इज इक्वल टू एम जी माइनस वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, क्लियर। अब देखो जी मोमेंटम का हमको पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, वो हमको पता है 2m, हम कर चुके हैं अभी इनिशियल y अंडर द रूट इज इक्वल टू एम जी वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले, सॉरी स्क्वायर ले ले, 2m काइनेटिक एनर्जी आई वाई एम स्क्वायर जी स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, क्लियर। अच्छा अब देखो देखो इसको सिंप्लीफाई कर दें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो m है इस स्क्वायर के साथ खत्म कर दें, इस स्क्वायर को स्क्वायर के साथ खत्म कर दें, एक एक जी यहाँ पे छोड़ दें, क्लियर। इस 2 को उस साइड पे लेके जाएं,
लेफ्ट साइड में हमारे पास रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी along y is equal to 1/2 सॉरी इस तरह m g into vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये जो है ये vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। तो इसकी जगह लिखें काइनेटिक एनर्जी आई वाई इज इक्वल टू एम जी और एच। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी थी वर्टिकल डायमेंशन में वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो। और ये किस चीज के बराबर होता है ये आपको पता है, ये हमारे पास 1/2 एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी एच, और एम जी एच का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/2 एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज का कंजर्वेशन अगर आप चेक करना चाहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका क्या मतलब होता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मस्ट ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो तो और बात है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट हो या ना हो, चेंज हो, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहते हैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी के जो भी एनर्जी होती है टोटल, ये मैकेनिकल एनर्जी जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होगी। और ये तब मुमकिन होगा जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स कंसीडर कर रहे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं यानी ड्रैग फोर्स, तो फिर याद रखिएगा कि पोटेंशियल भी उतनी नहीं रह जाती और काइनेटिक भी। ठीक है, तो अब देखो इनको दोनों को ऐड कर दें, पता चलेगा। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 1/2 mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 mvi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ mvi स्क्वायर ये कॉमन ले लें 1/2 mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किस चीज के बराबर है 1 के बराबर। 1/2 mvi स्क्वायर विच इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट, ये किस चीज के बराबर है ये 1 के बराबर। तो एनर्जी जो है ये कांस्टेंट रहेगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इफ एयर रेजिस्टेंस वाज कंसीडर्ड, जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो होता है, एयर रेजिस्टेंस तो होता है। इफ वी कंसीडर air resistance, then फिर क्या होगा, there will be a drag force, then there will be F drag force which is equal to 6 pi eta RV 6 pi constant, eta जो है ये मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कालापन पे, और रेडियस ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और वी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। तो ये फोर्स जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस फोर्स के दो असरात होंगे। एक असर तो ये होगा, ये थोड़ा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि चंद एमसीक्यूज है, चंद इंतहाई स्पेशल रिलेशंस है, वो भी आपको बताना है। तो ये देखो, ये हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज बॉडी इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो याद कीजिएगा कि ड्रैग फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, ये ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट इसका जो है वो ड्रैग फोर्स का ये है, ये एफ ड्रैग
एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी डायरेक्शन। और एक कंपोनेंट ये होगा, ये ड्रैग फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं, और वो है नेगेटिव वाई में, मतलब एफ डी वाई, इसी डाउन। तो प्रोजेक्टाइल के दोनों डायमेंशंस में जो है, एक मोशन ये है तो इसके खिलाफ ये वाला फोर्स है, ये ड्रैग है। एक मोशन अपवर्ड है तो इसके खिलाफ ये है। तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है ना, ये प्रोजेक्टाइल के दोनों डायमेंशनल मोशन जो है, बोथ ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन, ये दोनों इफेक्ट हो जाएंगे। और ये कैसे, कब तक? ये तो हमेशा अपोजिट रहता है, बॉडी इधर जा रही है, इधर जा रही है, कहाँ भी जा रही है, ये फोर्स तो अपोजिट है। तो जब तक बॉडी यहाँ तक पहुंचती है तो ये इस फोर्स की वजह से, यानी इस फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल पे कितना वर्क होता है? वर्क डन along x axis, along the horizontal motion, I means is equal to f drag x into, इसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो जाता है उसको हम रेंज के नाम से जानते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ना। अच्छा, और ये दोनों, ये फोर्स जो है ये इसी डायरेक्शन में है, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाला, और ये इसी डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क जो है वो कितना होगा? नेगेटिव होगा। और ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या है? 6 पाई एटा आर वी, ठीक है, इनटू आर ये भी है। इसका वैल्यू ये सारे कैलकुलेट करें तो मतलब है इतना काम होगा। जब इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल पे वर्क हो तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये बजाय इसके कि यहाँ पे हिट हो, ये यहाँ पे हिट नहीं होता, ये इस तरह के इधर हिट हो जाएगा। ये जो गैप आ गया यहाँ पे ओरिजिनल यानी आइडियल हेडिंग पॉइंट पे और प्रैक्टिकल हेडिंग पॉइंट पे, तो ये इस काम की वजह से। इस तरह प्रोजेक्टाइल जो कि थ्योरेटिकली यहाँ पे पहुंचेगा, इतना हाइट पकड़ेगा, ये इतना हाइट नहीं पकड़ता, इधर रह जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में भी प्रोजेक्टाइल पे वर्क होता है। और वो वर्क कितना होता है? सपोज अगर ये इतनी हाइट पे चला गया एच पे, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा? वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस, वो माइनस एफ डी वाई इंटू एच, ये इतना वर्क होगा। ये वजह, यही वजह है कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्टाइल जो है और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, तो ये था थोड़ा सा। अभी चंद एमसीक्यूज के लिए मैं चंद फार्मूले मैंने बनाए, वो फार्मूले मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो देखिए, ये फार्मूला हमारे पास क्या है। नंबर 1, एनर्जी की टर्म में और हाइट की टर्म में, रेंज की टर्म में एनर्जी को हम कैसे मालूम करेंगे? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्म ऑफ रेंज एंड हाइट। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन in term of range and height, वो कैसे होता है? काइनेटिक एनर्जी divided by potential energy of the projectile is equal to 1/16 times height divided by range whole square। ये याद रखिएगा, सॉरी, रेंज इंटू हाइट, रेंज डिवाइड बाय हाइट। अगर आपसे एमसीक्यूज अक्सर ऐसे आते हैं, अगर आपसे पूछा कि प्रोजेक्टाइल है जिसके रेंज और हाइट दोनों सेम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ये आपके पास फार्मूला है, एफ ओ आर इज इक्वल टू एच। रेंज और हाइट कब बराबर होगी, कौन से एंगल के लिए बराबर होगी? 76 डिग्री के लिए प्रोजेक्टाइल के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और जो वर्टिकल डिस्टेंस, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर एफ आर इज इक्वल टू एच आर, ये अगर पूछा जाए कि थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, देन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रेशो क्या होगा? रेशो क्या होगा? वेरी सिंपल,
काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ये वाला इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/16 इनटू आर जो है किस चीज़ के बराबर है, एच के बराबर है। यहाँ भी एच पुट कर दे, यहाँ भी एच ऑलरेडी है स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/16। मतलब है ये रेशो क्या होगा, 1/16। क्लियर। मैक्सिमम रेंज के लिए, अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज के लिए सेट किया गया, यही फार्मूला, एफ आर इज अ मैक्सिमम, if a projectile was set for maximum range, कितना एंगल, 45 डिग्री, ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर प्रोजेक्टाइल को 45 एंगल पे लॉन्च किया गया, या अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि मैक्सिमम रेंज, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि मैक्सिमम रेंज के केस में क्या होता है, r इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द हाइट होता है, ठीक है। या हमारे पास एक और भी फार्मूला है, वो फार्मूला इस तरह है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सारी पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, आप मालूम कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बस डायरेक्टली याद कर। अब अगर आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये वाला यूज कर। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इफ the range is 2 times the height of the projectile, then what will be the distribution of energy at maximum height, right? तो क्वेश्चन पे आपने सोचना पड़ेगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, ये जो ऑलरेडी था ये भी आप यूज कर सकते हैं। 1/16 इनटू आर किस चीज के बराबर है, 4h डिवाइडेड बाय h, ठीक है, होल स्क्वायर, h के साथ कैंसिल, 1/16 इनटू ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/1। मीन काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल ये 50-50 हो जाएगी, ठीक है। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियली देते हैं, तो उसमें से हाफ जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और हाफ जो है बॉडी को आगे लेके जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये था 10 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू फॉर वाचिंग।